हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्राची शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आप सबके स्टडी चैनल टीओसी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लेके आई हूँ वो है हमारा आरबीएससी 10th क्लास का साइंस का चैप्टर, 3rd चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, फूड एंड हमारा जो ह्यूमन हेल्थ थी उसके लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर मैं ले रही हूँ, मुझे लगा पहले मुझे आपको जेनेटिक के बारे में बताना चाहिए। जेनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड करवाना चाहिए। तो इन सब के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको करना है ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि आपको जो वीडियोस हम डालते रहें उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उसके बाद आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, एंड तक बने रहिए वीडियो में, ताकि आपको जो चैप्टर समझा रहे हैं उसका पता तो चले कि हाँ हमारे टॉपिक में है, जो ये चीज़ें हमें करवाई जा रही है उससे रिलेटेड हमें बातें बताई जा रही है कि हमारे लिए ये यूजफुल है, फ्रूटफुल है हमारे लिए ये वीडियो। तो एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, हम क्या लेके चल रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। आप सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा जेनेटिक के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो जो है वो ये है कि हमारा जो जेनेटिक्स है उसमें सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, जैसे जीव विज्ञान की सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी कि वह शाखा जिसमें सजीव से मीन्स हम समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिविंग की बात करते हैं। सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता मीन्स हेरिडिटी, क्या कहते हैं? हेरिडिटी, आनुवंशिकता एवं इसके जो वेरिएशंस होती है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका मतलब मीन्स समझे आप, हमको पता है कि आनुवंशिक क्या है भाई, आपने कहा उनके लक्षणों की आनुवंशिकता, हेरिडिटी। हमको कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स के कुछ हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण हैं, वो हमारे अंदर कैसे है, ये दिखने में अपने मम्मी पापा जैसा दिख रहा है, भाई जैसा दिख रहा है, ये इसमें ये चीज़ अलग दिख रही है, ये चीज़ इसमें ऐसी दिख रही है। तो आनुवंशिकता क्या होती है? हेरिडिटी होती है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। पेरेंट्स में ये नहीं है कि माँ बाप के बारे में बात करूँ, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उनसे भी ज़्यादा पिछली जो हमारी पीढ़ी होती है उससे भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको जेनेटिक की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जेनेटिक होती है वो क्या होती है, जेनेटिक्स किसको बोलते हैं हम, आनुवंशिकी किसको बोलते हैं। तो वो बोलते हैं हम कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स है। इसका सबसे पहले शब्द का यूज किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका सबसे पहले यूज है वो किया था डब्ल्यू वैटसन ने। किसने किया था? वैटसन ने किया था। और कब किया था? 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों ये, इनको ध्यान रखना है आपको कि जब भी हमसे डेफिनेशन वगैरह पूछी जाए तो हमें ये बताना होगा कि जो जेनेटिक्स है वर्ड, उसका सबसे फर्स्ट यूज हमारे ये क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में बनता भी है। वैटसन ने किया था, 1905 में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ओके। और इस वर्ड की शब्द को क्या कहते हैं? वर्ड। इसकी जो ओरिजिन हुआ था, ये उत्पत्ति हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? ग्रीक भाषा से हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये ग्रीक वर्ड है, जिसका जो इसके शब्द जीन से हुई है। ग्रीक वर्ड है जीन, जिससे हमारे किसकी ओरिजिन हुई है? इस शब्द की, किसकी? जेनेटिक्स की। ओके। तो जेनेटिक्स का क्या मीन्स हुआ? सबसे पहले तो कि वह शाखा, पहले तो जेनेटिक्स होती क्या है? जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं, वेरिएशंस की अलग। अब जैसे हमारे भाई बहन हैं वो सब हम अलग सेम थोड़ी हैं, सब दिखने में भी अलग होते हैं, कुछ उनकी हैबिट्स भी अलग होती हैं, या कुछ हमारी हैबिट किससे मिली होती है, किससे कभी बुआ से मिली है, किसी के हमारे दादा से मिली है, पापा से मिली है। तो ये सब चीज़ें हमारे जेनेटिक्स में ही इंक्लूड होती हैं। ठीक है। और ये जो वर्ड है वो किसने दिया था? वैटसन ने 1905 में दिया था। और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है, जो कि हमारे जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके लिए हम आगे बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए कि सजीवों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि क्रिया के समय युग्मक गैमेट्स क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। गैमेट्स
युग्मकों को क्या कह सकते हैं हम, गैमेट्स बोलते हैं, द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण यानी ट्रांसमिशन। संचरण मतलब एक लक्षण का दूसरे पीढ़ी में, एक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण होता रहता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि होता क्या है कि कोई भी एक लक्षण है कि वो ऐसा दिख रहा है, वो लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, तो कोई भी एक लक्षण हो सकता है जिनके बारे में हम आगे बातें करेंगे कि लक्षणों को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। संचरण से मतलब ट्रांसमिशन होता है एक पीढ़ी से, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसका क्या होता रहता है, संचरण होता रहता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इन्हीं लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, जिनका कि ट्रांसमिशन होता है, इन्हीं लक्षणों को हम बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, इन लक्षणों को क्या बोलते हैं, आनुवंशिक। जिन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण होता है उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ओके, अब इन आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी, जनक पीढ़ी से मतलब अपनी पेरेंटल जो पीढ़ी होती है उससे, पेरेंटल पीढ़ी से जो हमारी संतति होती है, संतति मतलब ऑफ स्प्रिंग, जो अभी हम हैं, जैसे हमारे जो लक्षण है वो हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो जनक पीढ़ी जिनसे हम पैदा हो रहे हैं वो से ऑफ स्प्रिंग संतति पीढ़ी से संचरण को ही हम हेरिडिटी कहते हैं, वंशागति बोलते हैं। इस चीज़ को वंश से आ रही है, ये चीज़ तो हमें वंशागति मिली है, सुनते हैं ना हम, ये तो हेरिडिटी है, मतलब ये तो मेरे ग्रैंडफादर में भी थी, मेरे फादर में भी है और अब ये चीज़ मुझ में भी है, इस बात का हम जिक्र करते हैं ना, हम बोलते हैं, तो यही हमारी क्या होती है, हेरिडिटी है। बोलते हैं ना कि इसकी हाइट छोटी है, ये हाइट से अच्छी है, ये इसकी हेरिडिटी है, ये चीज़ इंटेलिजेंसी इसकी हेरिडिटी है, मतलब ये जनक पीढ़ी में भी था, पेरेंट्स में भी था हमारे। ठीक है, अब हेरिडिटी का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हेरिडिटी का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, हेरिडिटी वर्ड किसने बोला था, स्पेंसर ने बोला था। ध्यान रखेंगे, साइंटिस्ट को स्पेंसर ने इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया था। कब किया था, 1863 में। बच्चों ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो ध्यान रखनी है। अभी बताया था हमने कि लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब इसको आपको समझना होगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ होती है, होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर वेरिएशंस पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। अब ये क्या है, जीन विनिमय क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसके बारे में अभी बताते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। क्रॉसिंग ओवर होता है, आप एक बार इसको लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, इधर लिख लेंगे हम। क्रॉसिंग ओवर विनिमय वो होता है, इधर नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। हाँ, इधर देखिए कि विनिमय क्रॉसिंग ओवर होती है समजात, इधर देखो समजात, समजात क्रॉसिंग ओवर की एक डेफिनेशन है, उसको ध्यान रखनी है आपको, जो मैं लिखवा रही हूँ। समजात गुणसूत्रों, क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं, गुणसूत्रों, समजात गुणसूत्रों, समजात गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्रों के किसी युग्म के, किसी युग्म, समजात गुणसूत्रों के किसी युग्म के असमजात, असमजात अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, ये डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अर्ध गुणसूत्र के अंतर्गत, गुणसूत्रों के अंतर्गत, अंतर्गत विनिमय की क्या होती है, क्रियाविधि, क्या होती है, विनिमय की क्रियाविधि होती है, क्रियाविधि जिसकी क्या परिणति, जिसकी, ये डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, जिसकी परिणति कैसी हो, जीनों के पुनः संयोजन से हो, परिणति जीनों के पुनः संयोजन से हो, पुनः संयोजन में होती है। पुनः यानी जीन क्या करते हैं, पुनः संयोजन करते हैं, संयोजन में होती है, इसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, में होती है। जिसे ये ध्यान रखना है इस डेफिनेशन को, इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ये होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं।
क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय कहते हैं, जिसको विनिमय बोलते हैं, ओवर बोलते हैं। ओके, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये डेफिनेशन है जो कि आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब हमारे क्रॉसिंग ओवर का हो गया। इससे पहले क्या आपको यहाँ तक हो गई थी ना, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर वेरिएशंस पाई जाती हैं। अब मेंडलवाद पे आ जाइए। मेंडलिज्म क्या है? सबसे पहले तो मेंडलिज्म समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है कि मेंडलिज्म या मेंडलवाद किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने दिया था? इसको नाम को ध्यान रखना है, हमेशा पूछा जाता है मेंडलवाद, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने राइट डाउन की हुई है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इनको क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोलते हैं? अनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। मेंडल का बर्थ है वो भी आपको ध्यान रखना है, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया, ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ जो प्रांत है उसके सिलिसियन गांव में हुआ था। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए याद रख लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, हमेशा पूछा जाता है। गांव में हुआ था। सन 1842 में दर्शन शास्त्र, फिलोसफी जिसको बोलते हैं, फिलोसफी, उसमें डिग्री प्राप्त करने के बाद 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में पादरी बने थे। ये ब्रून शहर में पादरी कहाँ बने थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि ब्रून शहर की चर्च में पादरी बने थे। चर्च के उद्यान में मेंडल ने किस पर किया था? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किस पर किया था? उद्यान मटर पर किया था। गार्डन पी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। गार्डन पी का क्या होता है साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम, इस तरह पूछा जाता है, पाइसम सटाइवम। इसको भी याद रखेंगे आप। क्या कहते हैं इसको? पाइसम सटाइवम। गार्डन पी को किसको कहते हैं? गार्डन पी को, जो कि मटर हम खाते हैं ना, उसके लिए हमने उसी को क्यों चुना, ये सब के बारे में भी इसकी दे रखी है आपको। पर 7 वर्ष तक हाइब्रिडाइजेशन करवाया था इन्होंने। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? अभी आ जाएगा मैम। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? इसका प्रयोग किया था 1856 से 1863 तक इसका प्रयोग किया था। इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन? क्या, इसको भी आप लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? इधर देखिए एक डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है कि जिसमें 2 पादप क्या होता है? 2 पादप या 2 अलग अलग जाति के जंतु, जातियों के अलग अलग जातियों के जंतु, हम किसी के लिए भी बात कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जंतुओं में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता हो या निषेचन करवाया जाता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? निषेचन कराकर क्या करवाया जाता है? निषेचन करने के बाद नया मिलेगा ना, निषेचन करवाकर नया पादप या नया जंतु करवाकर, नया जब हम पादप में कराएंगे तो क्या मिलेगा? हमें पादप मिलेगा, और जंतु में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जंतु मिलेगा। पादप या नया जंतु, नया पादप या नया जंतु उत्पन्न करे तो उसको क्या बोलते हैं? उत्पन्न किया जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्पन्न किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? संकरण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाता है। क्लियर है सबको? आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा। ये आपको 1-2 बार इसको याद करना पड़ेगा कि संकरण क्या है। यहाँ पर कहा मैंने संकरण का प्रयोग किया, 7 वर्ष तक उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया, संकरण किया। क्या होता है संकरण? 2 पादप या 2 अलग अलग जातियों के जंतुओं में निषेचन करवा करके नया पादप या नया जंतु उत्पन्न किया जाए, वह संकरण है। इन प्रयोगों से निष्कर्ष को 1865 में इन्होंने कहाँ पर किया था? इसको उन्होंने किया था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। कब किया था? सन 1866 में। इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण का प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। मेंडल द्वारा उदाहरण मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम दिए गए, जिनको की प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें कि हमें क्या कहते हैं? मेंडलिज्म कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर जो लॉज इनहेरिटेंस दिए गए, आनुवंशिकता के नियम दिए गए, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
इसको हम ध्यान रखेंगे। और इनकी डेथ कब हो गई थी? 6 जनवरी 1884 को इनकी डेथ हो गई थी। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, मैंने अलग से बना रखा है आपके लिए कि इनका जो जन्म था वो तब हुआ था ऑस्ट्रिया में, मृत्यु इनकी ऑस्ट्रिया में ही हुई है, ब्रूनो में। आनुवंशिकी से रिलेटेड है। इनका जो एजुकेशन है, एजुकेशन कहाँ से? वियना विश्वविद्यालय से है। और इनको प्रसिद्धि किससे मिली? आनुवंशिकी की खोज के लिए मिली। अब इन्होंने सबसे पहले यह कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को, इसको ध्यान रखना कि ये कैसे सफल हुए इसमें, क्योंकि उनका रीजन ये था सक्सेस होने का कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ये नहीं पी को लिया था, गार्डन पी को लिया था तो बस उसी पे किया था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग को उन्होंने नहीं लिया था, यूज में नहीं लिया था। ठीक है। सेकेंड था कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी से सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था। और थर्ड है कि उन्होंने पादप का जो चुनाव भी सावधानी पूर्वक, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पादप लिया था, प्लांट लिया था, मतलब गार्डन पी, उसका भी चुनाव उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, जो उनके लिए बहुत अच्छा रहा। अब उन्होंने इसी का पी का क्यों किया, गार्डन पी का यूज क्यों किया, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। इसलिए किया था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पादप का चयन किया, क्योंकि ये कैसा होता है? एनुअल होता है। ये हमेशा पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक कि कैसा था वो जिसका किया था। एक वर्षीय एनुअल पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, उन्हीं पे सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। द्विलिंगी होने से क्या हो गया? बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया, तो मतलब उनमें क्या हो गया? सेल्फ पोलिनेशन हो गया। इसके द्वारा समयुग्मजी होमोजीनियस पादप और शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन से प्राप्त किया जा सका। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि विपुंसन इमल्कुलेशन विधि द्वारा कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी इस पर संभव हो जाता था। इसलिए इनकी जो ये चीज़ थी बहुत अच्छी रही। और मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए गए थे। कौन कौन सी विपर्यासी लक्षणों का जोड़ा पाया गया था, इसको देखो कि उन्होंने इसी का चयन क्यों किया था, वो बता दिए 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, वो कैसे कैसे किया था? सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया? 7 का किया था। इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि कितने का किया था? 7 का किया था, 7 का किया था, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या किया? पादप की ऊंचाई ली, उसमें क्या बताया था? प्रभावी क्या था कि लंबा, और अप्रभावी क्या था कि बोना ड्वार्फ। ठीक है। सेकंड थी पुष्प की स्थिति, पुष्प कैसे थे? एक्सियल थे, कक्षीय थे, और टर्मिनल थे। अप्रभावी में टर्मिनल थे, प्रभावी में कक्षीय थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। परिपक्व फली की आकृति कैसी थी? फली की आकृति फूली हुई, इन्फ्लेक्टेड प्रभावी में था, और संकीर्णित अप्रभावी में था। ध्यान रखेंगे ये। अपरिपक्व फली का रंग कैसा था? हमको पता है कि प्रभावी में तो ग्रीन था, और अप्रभावी में कैसा था? येलो था। प्रभावी में कैसा था? ग्रीन, और अप्रभावी में कैसा था? येलो था। पुष्प का रंग, फ्लावर का रंग की बात कर रहे हैं यहाँ। पहले पुष्प की स्थिति थी सेकंड नंबर पर, अब पुष्प का रंग है, और फोर्थ पे था फली का रंग था। ध्यान रखेंगे। पुष्प का रंग था वो कैसा था? वॉयलेट कलर था, बैंगनी प्रभावी में, और अप्रभावी में कैसा था? व्हाइट था। और बीज जो सीड है, सीड की आकृति कैसी थी? राउंडेड थी प्रभावी में, और रिंकल होते ना झुर्रीदार, वो कैसा था? इनके आगे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, झुर्रीदार था। और बीज का जो रंग हुआ, बीज का रंग वो कैसा था? येलो था प्रभावी में। बीज का रंग देखो 3 के रंग की बात है, फली का रंग है एक पुष्प का रंग है, बीज का रंग है। ठीक है, पीला था इसमें प्रभावी में, और ग्रीन अप्रभावी में था। बल्कि इधर देखो फली में हरा प्रभावी है और येलो अप्रभावी। ध्यान रखेंगे। 7 विपर्यासी में पादप की ऊंचाई देख ली, टॉल एंड ड्वार्फ हो गई, पुष्प की स्थिति होगी, एक्सियल और टर्मिनल हो गई, परिपक्व फली की आकृति हो गई, फूली हुई और संकीर्णित हो गई। परिपक्व फली का रंग, ध्यान रखेंगे रंग की बात कहाँ कहाँ हो रही है। फली का रंग हुआ ग्रीन और येलो, पुष्प का रंग हुआ बैंगनी और सफ़ेद, बीज की आकृति हो गई गोलाकार और झुर्रीदार, और बीज का रंग हो गया पीला एंड हरा। क्लियर है? ये सब मुझे आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि जो अभी हमने पढ़ा था उस सब के बारे में। अब यहाँ तक ही आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद में आगे कैसा क्या किया उसके बारे में अब जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं, तब आपको उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, बताऊंगी चैप्टर को कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों आपको यही करना है कि आपको उस चैप्टर को समझना है कि जेनेटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक चीज़ से कैसे दूसरी चीज़ हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, हम हमारे खुद के बारे में इससे हमको पता चलेगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और
और जितने भी पहले भी वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा और सारे आपको पढ़ाई का आपको शेड्यूल भी पता चल जाएगा कि कैसे हमें पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक इस वीडियो को जितना हो सके देखें, बच्चों को साथ शेयर करें, वो भी इनको यह यूज़फुल लगे, फ्रूटफुल लगे, वो सब इस वीडियो को देखते रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। ओके चिल्ड्रंस, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे। ओके।